1971 युद्ध के 50 वर्ष की 8वीं कड़ी में जब भारत की मिसाइल बोटों ने किया कराची पर हमला। विवेचना में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। 1971 की लड़ाई से पहले भारत के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल एस.एम. नंदा ने ब्लिट्स अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने नौसेना के अपने करियर की शुरुआत कराची से की थी, इसलिए उन्हें कराची बंदरगाह के लेआउट का पूरा अंदाजा है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो कराची बंदरगाह में आग लगाने से चूकेंगे नहीं। इस बीच भारतीय नौसेना ने अपने नौसैनिक ठिकानों की सुरक्षा के लिए सोवियत संघ से कुछ मिसाइल बोट खरीदने का फैसला किया। कैप्टन के नैयर के नेतृत्व में भारतीय नौसैनिक अधिकारियों का एक दल सोवियत संघ भेजा गया ताकि वो सोवियत विशेषज्ञों से इस जटिल मिसाइल बोट को चलाने का प्रशिक्षण ले सके। इस दल ने सोवियत नगर व्लादिवोस्टॉक में न सिर्फ इन मिसाइल बोटों को चलाने की ट्रेनिंग ली बल्कि रूसी भाषा में भी महारत हासिल कर ली। जब भारतीय नौसैनिक सोवियत संघ में प्रशिक्षण ले रहे थे तो कैप्टन नैयर ने अपनी टीम से सवाल किया कि क्या इन मिसाइल बोटों का इस्तेमाल रक्षण के बजाय आक्रमण में भी किया जा सकता है। मेजर जनरल इयान कार्डोजो अपनी किताब 1971 स्टोरीज ऑफ ग्रिट एंड ग्लोरी फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान वॉर में लिखते हैं, इन बोट्स में गति तो थी लेकिन वो खुले समुद्र में लंबी दूरी तक जाने के लिए डिजाइन नहीं की गई थी। गति तेज रखने के कारण वो बहुत अधिक ईंधन पीती थी और किसी भी हालत में 500 नॉटिकल मील से आगे नहीं जा सकती थी। इन मिसाइल बोट्स का आक्रामक इस्तेमाल करने के बारे में नौसेना के चुनिंदा अधिकारियों के बीच मंत्रणा हुई और कमांडर विजय जयरथ से इस बारे में एक पेपर लिखने के लिए कहा गया। जनवरी 1971 में इन मिसाइल बोट्स को सोवियत संघ से भारत लाया गया। हर मिसाइल बोट का वजन करीब 180 टन था। पता चला कि मुंबई बंदरगाह में बड़े जहाज से इन बोट्स को उतारने के लिए जरूरी क्रेन उपलब्ध नहीं है। तब इनको कोलकाता ले जाया गया। अब दिक्कत आई कि इन्हें बंबई कैसे लाया जाए। कई प्रयोगों के बाद लेफ्टिनेंट कमांडर क्वात्रा ने एक टोइंग गैजेट बनाया जिसकी मदद से इन 8 मिसाइल बोटों को 8 नौसैनिक पोतों द्वारा टो करके कोलकाता से मुंबई ले जाया गया। दूर के लक्ष्य को बर्बाद करने के लिए इन मिसाइल बोट से कई अभ्यास किए गए। नौसैनिक अधिकारी इन मिसाइल बोट्स की रडार रेंज और उनकी मिसाइलों का सटीक निशाना देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यह तय किया गया कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होता है तो इन मिसाइल बोट्स का इस्तेमाल कराची पर हमले के लिए किया जाएगा। 4 दिसंबर 1971 की रात 3 मिसाइल बोट्स निपट, निर्घट और वीर कराची के लिए रवाना हुई। उनको 2 पैठिया क्लास फ्रिगेट किल्टन और कचाल टो करके ले जा रहे थे। पाकिस्तानी नौसेना का पोत पीएनएस खैबर कराची से दक्षिण पश्चिम में गश्त लगा रहा था। यह वही पोत था जिसने 1965 के युद्ध के दौरान भारत के द्वारका नौसैनिक ठिकाने पर हमला बोला था। इंडियन डिफेंस रिव्यू के जुलाई 1990 के अंक में टास्क ग्रुप के कमांडर केपी गोपाल राव ने एक लेख में इस अभियान का वर्णन करते हुए लिखा था, खैबर को रात 10:15 पर पता चल पाया कि भारत के पोत कराची की तरफ बढ़ रहे हैं। उसने अपना रास्ता बदल हमें पकड़ने के लिए अपनी गति तेज कर दी। 10:40 पर जब खैबर हमारी रेंज में आ गया, निर्घट ने उस पर पहली मिसाइल दागी। खैबर ने भी अपनी विमान भेदी तोपों से गोले चलाने शुरू कर दिए, लेकिन वो मिसाइल को खुद को लगने से नहीं रोक पाया। उसके बॉयलर रूम में आग लग गई। तभी मैंने उस पर दूसरी मिसाइल दागने का आदेश दिया। दूसरी मिसाइल लगते ही
उसकी गति शून्य हो गई और पोत से गहरा धुआं निकलने लगा। 45 मिनट के बाद PNS खैबर कराची से 35 मील दक्षिण पश्चिम में डूब गया। द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान नेवी में इस हमले का वर्णन करते हुए लिखा गया है। शुरू में खैबर के कमांडिंग अफसर ने समझा कि चमकदार सफेद रोशनी भारतीय विमान द्वारा गिराई गई फ्लेयर है, लेकिन जिस गति से वो आगे बढ़ रही थी उससे उसे यह अंदाजा हुआ कि वो शायद एक भारतीय विमान है। उस मिसाइल ने खैबर की इलेक्ट्रीशियंस मेस डेक पर हिट किया। तुरंत ही खैबर के इंजन ने काम करना बंद कर दिया और पूरे पोत की बिजली चली गई। 11:15 पर सभी नाविकों को डूबते हुए पोत को छोड़ देने के आदेश जारी किए गए। 11:20 पर पोत ने जल समाधि ली। उधर रात करीब 11 बजे निपट का सामना एक अज्ञात पोत से हुआ। उसके द्वारा उस पर दागी गई मिसाइल ने निशाना नहीं चूका। जब उस पर दूसरी मिसाइल लगी तो उससे धुआं निकलने लगा। KP गोपाल राव लिखते हैं, मेरा मानना है कि उस मिसाइल में पोत में रखे हथियारों में आग लग गई। हमने रडार में देखा कि जहाज के 2 टुकड़े हो गए हैं। वो पोत 8 मिनट के अंदर कराची से 26 मील दक्षिण में डूब गया। युद्ध के बाद पता चला कि यह पोत साइगोन से पाकिस्तानी सेना और वायुसेना के लिए अमरीकी हथियार लेकर जा रहा था। लंदन के रॉयल रजिस्टर ऑफ शिपिंग से पता चला कि इस पोत का नाम MV वीनस चैलेंजर था, जिसे पाकिस्तान सरकार ने चार्टर किया था। तीसरी मिसाइल बोट वीर ने 11:20 पर एक दूसरे पाकिस्तानी पोत PNS मुहाफिज को अपनी मिसाइल का निशाना बनाया। यह पोत 70 मिनट तक आग की लपटों से घिरा रहा और फिर कराची से 19 मील दक्षिण में डूब गया। इन मिसाइल बोट्स को आदेश थे कि कराची की तरफ जितना संभव हो उतनी मिसाइलें दागी जाएं। INS निपट को अपने रडार पर किमारी तेल टैंक दिखाई दिए। जब उनकी रेंज सिर्फ 18 मील रह गई तो निपट ने उन तेल टैंकों पर भी एक मिसाइल दाग दी। कराची पर 6 दिसंबर को भी ऑपरेशन पाइथन कोड नेम से एक और हमला किया जाना था, लेकिन उसे खराब मौसम और खराब समुद्र की वजह से स्थगित कर दिया गया। 2 दिन बाद 8 दिसंबर को एक दूसरी मिसाइल बोट INS विनाश ने वो हमला किया। उसके साथ भारतीय नौसेना के 2 फ्रिगेट त्रिशूल और तलवार भी गए। इस मिसाइल बोट की कमान थी लेफ्टिनेंट कमांडर विजय जयरथ के हाथ में। अभी विनाश के 30 नौसैनिक कराची पर दूसरा हमला करने की तैयारी कर रहे थे कि बोट की बिजली फेल हो गई और कंट्रोल ऑटो पायलट पर चला गया। वो अभी भी बैटरी से मिसाइल चला सकते थे, लेकिन वो अपने लक्ष्य को रडार से देख नहीं सकते थे। वो अपने आप को इस संभावना के लिए तैयार कर ही रहे थे कि करीब 11 बजे बोट की बिजली वापस आ गई। जयरथ ने BBC को बताया, जब पहली मिसाइल तैयार हुई मैंने उसको मैनुअल मोड में रेंज मैक्सिमम सेट कर छोड़ दिया और उसने कमारी को बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाए। आई पेड अ सिग्नल टू माय OTC, सर 4 पिजन्स हैप्पी इन देयर नेस्ट। अजीब सा सिग्नल है बट दिमाग में आया और मैं नीचे के ब्रिज से ऊपर अपर ब्रिज पे जाने के लिए शुरू हुआ। आई एम रीजॉइनिंग और जैसे ही मैंने सीढ़ी पे पैर रखा 2-3 स्टेप्स थे बाहर जाने के लिए, तो उनका जवाब आया, दिस इज द बेस्ट दिवाली वी हैव एवर सीन। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट, भयानक कह सकते हैं, खौफनाक कह सकते हैं, ऑ इंस्पायरिंग कह सकते हैं। नॉर्थ से लेके ईस्ट तक सारा होराइजन आग में था और आग की लपटें 40-60 डिग्री ऊपर चढ़ रही थी। खुशी की बात नहीं हुई मेरे लिए, फ्रैंकली बताता हूँ। 1 सेकंड के लिए तो मैं वहाँ जम के रह गया था। फिर मैं जल्दी से बाहर गया, ऊपर गया और आगे की तरफ मुंह कर लिया, लपटों को पीछे छोड़ते हुए। इट्स नॉट अ प्लेजेंट साइट। चौथी मिसाइल PNS ढाका पर दागी गई, लेकिन उसके कमांडर ने कौशल और बुद्धि का परिचय देते हुए अपने पोत को बचा लिया। लेकिन किमारी तेल डिपो में लगी आग को 60 मील की दूरी से भी देखा जा सकता था। कराची के तेल डिपो में लगी आग को 7 दिनों तक नहीं बुझाया जा सका।
अगले दिन जब भारतीय वायुसेना के विमान चालक कराची पर बमबारी करने गए तो उन्होंने रिपोर्ट दी, ये एशिया का सबसे बड़ा बोनफायर था। कराची के ऊपर इतना धुआं था कि 3 दिनों तक वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकी। पाकिस्तान की नौसेना को इससे इतना धक्का लगा कि उसने सभी पोतों को कराची बंदरगाह के अंदरूनी इलाके में बुला लिया। जनरल इयान कार्डोजो लिखते हैं, पाकिस्तानी नौसेना का यह दुर्भाग्य रहा कि पाकिस्तानी वायुसेना उनकी मदद के लिए सामने नहीं आई और कराची के आसपास न तो भारतीय नौसेना की मिसाइल बोट्स और न ही वायुसेना के विमानों को चुनौती दी जा सकी। भारतीय नौसेना का अरब सागर पर पूरा नियंत्रण हो चुका था। कराची की जल सीमा से भारत सरकार की अनुमति के बिना न तो किसी जलपोत को अंदर आने दिया गया और न ही बाहर निकलने दिया गया। उधर सोवियत उपग्रहों के जरिए कराची के आसपास लड़ी जाने वाली इस नौसैनिक लड़ाई के दृश्य सोवियत नौसेना प्रमुख एडमिरल गोर्शकॉव के पास पहुंच रहे थे। गोर्शकॉव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिन मिसाइल बोट्स को उन्होंने भारत को उसके नौसैनिक ठिकानों के रक्षण के लिए दिया था, वही मिसाइल बोट्स कराची पर हमला करने में इस्तेमाल की जा रही थी। गोर्शकॉव इस दृश्य को देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने वहां मौजूद अपने साथियों को गले लगा लिया। लड़ाई के कुछ दिनों बाद एडमिरल गोर्शकॉव अपने बेड़े के साथ मुंबई पहुंचे। मेजर जनरल कार्डोजो लिखते हैं, गोर्शकॉव ने भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल नंदा से कहा कि वो उन नौसैनिकों से मिलना चाहते हैं जिन्होंने उनकी दी हुई मिसाइल बोट्स का इस्तेमाल करते हुए कराची पर हमला किया था। उस समय एडमिरल गोर्शकॉव को भारतीय विमान वाहक पोत INS विक्रांत में भेज दिया जा रहा था। सभी सोवियत और भारतीय मेहमानों ने अपनी रस्मी मेस ड्रेस पहन रखी थी, लेकिन मिसाइल बोट के कमांडर अपनी युद्ध की वर्दी में ही थे। सोवियत एडमिरल को बताया गया कि मिसाइल बोट के कमांडर उनको दिए भोज में भाग नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके पास उसमें शामिल होने के लिए जरूरी कपड़े नहीं हैं। लेकिन एडमिरल गोर्शकॉव ने एडमिरल नंदा से अनुरोध किया कि इन कमांडरों को उसी ड्रेस में भोज में आने दिया जाए। एडमिरल नंदा ने उनके इस अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भोज के बाद दिए गए भाषण में एडमिरल गोर्शकॉव ने कहा, आपके लिए यह जानना जरूरी है कि उस लड़ाई में आप अकेले नहीं थे। हम अमेरिका के 7वें बेड़े की गतिविधियों पर पूरी नजर रखे हुए थे। अगर जरूरी होता तो हम हस्तक्षेप भी करते, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह हमारी मिसाइल बोट्स का इस्तेमाल किया उसकी हम सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते थे। आपको बहुत बधाई। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।